ऑलराइट, तो मेरे सिस्टम में ऑलरेडी पोस्टग्रेस इंस्टॉल्ड है, तो मैंने ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया है। मैंने ओपन कर लिया है पीजी एडमिन, नॉट वेक्टर। सो पीजी एडमिन क्या होता है, एक जीयूआई टूल होता है जिसको यूज़ करके आप डेटाबेस से ग्राफिकल वे में आप इंटरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपने इंटेलिजे का डेटा ग्रिप देखा है तो ये काइंड ऑफ वैसा ही, अगर नहीं देखा तो कोई बात नहीं। तो पीजी एडमिन का यूआई कुछ ऐसा दिखता है। टॉप में आपको दिख रहा होगा सर्वर्स। इन सर्वर पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, यहाँ पे दो मुझे दिख रहे हैं, आपको हो सकता है एक ही दिखे। मैंने दो वर्जन्स डाल रखे हैं, पोस्टग्रेसक्यूएल 16 एंड 17। पोस्टग्रेसक्यूएल 17 को मिनिमाइज़ करते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मेरे पास में डेटाबेस है, लॉगिन ग्रुप रोल्स है और टेबल स्पेसेस है। हम लोग डेटाबेस क्रिएट करना चाहते हैं पोस्टग्रेस के अंदर, तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे डेटाबेसेस पे क्लिक करेंगे। और मेरे पास ऑलरेडी दो डेटाबेसेस हैं। एक पोस्टग्रेस इक्वल का है, पोस्टग्रेस का बाय डिफ़ॉल्ट डेटाबेस पोस्टग्रेस देता है, आपको भी शायद एक दिख रहा होगा। एक मैंने ऑलरेडी बना रखा था इस वीडियो को बनाने से पहले, मैं जब टेस्टिंग कर रहा था तो उसके लिए मैंने एक बनाया था टू डू एप्लीकेशन। एक नया डेटाबेस बना लेते हैं हमारे इस वीडियो के लिए। तो हम लोग इस डेटाबेस को नाम देंगे। आपको राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद में क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम दे देते हैं टू डू अंडरस्कोर gig24, क्योंकि ये हमारे gig24 के लिए है। और ओनर आप पोस्टग्रेस सीक्वल या पोस्टग्रेस यहाँ पे जो है उसी को रहने दीजिएगा। एज सच यहाँ पे चेंज करने का नीड नहीं है और कुछ भी यहाँ पे डालने की ज़रूरत नहीं है। सिक्योरिटी पैरामीटर कुछ भी सेट करने का ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली बस सेव पे क्लिक कर देना और आपका जो डेटाबेस है वो क्रिएट हो जाएगा। अब डेटाबेस आपको यहाँ पे 3 दिख रहे होंगे, आपको 2 दिख रहे होंगे, मुझे 3 दिख रहे हैं क्योंकि मैंने एक टू डू बना रखा है। इस वाले डेटाबेस को जो हमने रिसेंटली क्रिएट किया है, इसको ओपन करिएगा। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दिखेंगी। काफ़ी सारी चीज़ों में आपको ढूंढना है स्कीमा, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं है। मे बी इन फ्यूचर कभी बात करेंगे इन सब चीज़ों की। लेकिन स्कीमा के अंदर आपको दिखेगा टेबल्स। टेबल्स होती हैं डेटाबेस की टेबल्स। आपने डेटाबेस तो सीक्वल डेटाबेस आई होप आपको पता ही होगा, उसमें टेबल्स बनती हैं, राइट। रिलेशंस बोलते हैं हम। अभी के लिए यहाँ पे कोई टेबल नहीं है। अच्छी बात है, कोई टेबल होनी भी नहीं चाहिए थी। हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोगों को बस कुछ नहीं करना। हमने डेटाबेस बना दिया, अब इस डेटाबेस को कनेक्ट करना है। अब इस डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए दो चीज़ें चाहिए होती हैं। आप खुद सोच के देखो, अगर आपको आपके अकाउंट को कनेक्ट करना है, आपको अगर आपके गिटहब पे या फिर आप मान लो आपको इंस्टाग्राम को कहीं पे ओपन करना है, किसी ब्राउज़र में आपके फ्रेंड के घर जाके आपको इंस्टाग्राम चलाना है, तो आपको कुछ चीज़ें तो चाहिए होंगी इंस्टाग्राम ओपन करने के लिए। आपको चाहिए होगा आपका यूज़र नेम या फिर आपकी ईमेल आईडी, पासवर्ड, ये सारी चीज़ें चाहिए होंगी। तो वैसे यहाँ पे भी है, डेटाबेस को भी 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। एक होता है होस्ट, कि डेटाबेस कहाँ होस्टेड है। हमारे केस में लोकल होस्ट पे होस्टेड है, ठीक है। हो सकता है किसी रिमोट सर्वर पे भी डेटाबेस चल रहा हो, जिस पे हम लोग कभी फ्यूचर में बात करेंगे, लेकिन अभी हमारा लोकल होस्ट पे चल रहा है। डेटाबेस का यूज़र नेम, ठीक है, डेटाबेस का नाम होता है कुछ तो, उसके बाद डेटाबेस का पासवर्ड। ये 3 चीज़ें हमको चाहिए होंगी हमारे स्प्रिंग बूट के अंदर पोस्टग्रेस को कनेक्ट करने के लिए। तो जल्दी से देख लेते हैं कैसे मिलेंगी ये सारी चीज़ें। मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ अभी के लिए। सर्वर पे जाके मैं राइट क्लिक करता हूँ और प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ। आपको भी सर्वर पे राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज़ में जाना है और इसको क्लोज़ कर देना है, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ में कुछ नहीं मिलेगा। हमको जाना है, हमको जाना है सर्वर पे नहीं जाना है, हमको इस पोस्टग्रेस सीक्वल जो लिखा हुआ है इस पे जाना है। इस पे जाके प्रॉपर्टीज़ में देखना है और हमको 3 चीज़ें में से 2 चीज़ें मिल जाएंगी। कनेक्शन में जाना, कनेक्शन में आपको होस्ट मिल जाएगा। होस्ट क्या है, लोकल होस्ट है। पोर्ट आपको दिख जाएगा, पोर्ट है 5433 मेरे केस में, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट इसका पोर्ट होता है 5432। इंस्टॉल करते टाइम पे मैंने शायद यहाँ पे पोर्ट नंबर चेंज कर दिया, क्योंकि जो पोस्टग्रेसक्यूएल 16 वाला वर्जन है वो मेरे लिए 5432 पे चल रहा होगा, इसलिए मैंने 5433 कर दिया होगा। आपके लिए मोस्ट प्रोबेबली अगर आपने इंस्टॉलेशन टाइम पे कुछ चेंज नहीं किया है तो 5432 पे चल रहा होगा। ये 100% मेक श्योर कर लीजिएगा। बिना, अगर आप पोर्ट गलत दे दोगे, बिना करेक्ट पोर्ट दिए एप्लीकेशन कनेक्ट नहीं होगी, हमारा डेटाबेस कनेक्ट नहीं होगा, राइट। तो 2 चीज़ें मिल गई, होस्ट मिल गया, पोर्ट मिल गया, यूज़र नेम भी हमको मिल गया। 3 चीज़ें मिल गई, ठीक है। एक ही चीज़ बाकी है, दैट इज़ पासवर्ड। तो यूज़र नेम आप लिख लीजिएगा, ये सारी चीज़ें कहीं पे नोट डाउन कर लीजिएगा। क्लोज़ करते हैं, डेटाबेस में जाते हैं। डेटाबेस हमारा कौन सा है, gig24। इस वाले डेटाबेस के ऊपर राइट क्लिक करना और वापस प्रॉपर्टीज़ में जाना। अब यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में क्या है, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में ओनर है, ठीक है। ओनर मतलब पोस्टग्रेस इसको ओन कर रहा है। तो आपको पासवर्ड कहाँ पे मिलेगा, इसमें आपको सेट करना पड़ेगा। क्लोज़ कर दो। इसमें एक टेबल है या फिर एक आप बोल सकते हो फील्ड है, लॉगिन और ग्रुप रोल्स। इसमें आप एक्सपेंड करिए इसको। अब इस पोस्टग्रेस के ऊपर आपको राइट क्लिक करना है और जाना है प्रॉपर्टीज़ में। यहाँ पे आपको एक नेम दिखेगा पोस्टग्रेस, इसको चेंज करने की नीड नहीं है, यही रहने दीजिए। डेफिनेशन में जाना है, डेफिनेशन में आपको एक पासवर्ड सेट कर देना है, ROOT, ठीक है। रूट जब आप सेट कर दोगे मतलब आपका डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए जो पासवर्ड चाहिए था वो मिल गया, रूट।
चाहो तो एडमिन सेट कर दो, आप जो चाहें आप वो पासवर्ड यहाँ पे सेट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा पासवर्ड सेट करिएगा जो आपको याद रहे। उसके बाद में एक्सपायरी आप सेट कर सकते हो अगर आप चाहो तो, 4 दिन बाद ये एक्सपायर हो जाएगा अकाउंट, लेकिन करने का नीड नहीं है, लोकल होस्ट पे हमारा कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद में कनेक्शन लिमिट, कनेक्शन कितने आप बनाना चाहते हो, -1 का मतलब है आप कितने भी कनेक्शन साइमल्टेनियसली क्रिएट कर सकते हो। अगर आप यहाँ 4 दे दोगे, 5 दे दोगे, मतलब एक टाइम पे 5 ही कनेक्शन बन पाएंगे। तो हम लोग इसको -1 रहने देते हैं और सेव कर देते हैं। पासवर्ड पता चल गया, यूज़र नेम पता चल गया, लोकल होस्ट पता चल गया, पोर्ट पता चल गया, सिंपल सब चीज़ें हमको पता चल गई हैं। हम लोग सिंपली जाते हैं हमारे स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन के अंदर और कॉन्फ़िगरेशन पे वर्क करते हैं और डेटाबेस को कनेक्ट करते हैं हमारी एप्लीकेशन से। सब कुछ मैं क्लोज़ करता हूँ यहाँ से, इसको मिनिमाइज़ करते हैं और जाते हैं एसआरसी के अंदर। एसआरसी के अंदर 2 चीज़ें हैं, एक है सोर्स मेन जावा, और जावा के अंदर जावा का कोड लिखा हुआ है, अभी के लिए इसको रहने देते हैं। एक है सोर्स मेन रिसोर्सेज। रिसोर्सेज के अंदर आप स्टैटिक फाइल डाल सकते हो, कुछ एक इमेज वगैरह अगर आपको आपके प्रोजेक्ट के लिए चाहिए, कोई MP3 चाहिए, वो यहाँ स्टैटिक में रहेगा। टेम्पलेट की हम लोग बात करेंगे। पुराने ज़माने में क्या होता था, हम लोग फ्रंट एंड भी स्प्रिंग बूट के अंदर ही लिख देते थे, तो वहाँ पे हम लोगों को टेम्पलेट्स यूज़ करने पड़ते थे, तो उसके ऊपर आएंगे कभी किसी दिन हम लोग बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि यहाँ पे अभी हमको इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर आते हैं एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज़। एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज़ वो पार्ट है हमारी एप्लीकेशन का, स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन का, जहाँ पे हम लोग सारी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। पोस्टग्रेस से कनेक्ट करना है तो यहाँ पे हम लोगों को डिफाइन करना पड़ेगा यूजर नेम पासवर्ड। मोंगोडीबी से कनेक्ट करना है तो यहाँ बताना पड़ेगा। कोई एक ऐसी चीज़, कोई एक ऐसी पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन जो आपको पूरी ही एप्लीकेशन में चाहिए, तो हम लोगों को याद आना चाहिए कि एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज़ नाम की फ़ाइल में उसको डिफाइन करना है। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी ऑलरेडी है, इसको हटाने की ज़रूरत नहीं है। ये बेसिकली नाम है हमारी एप्लीकेशन का, टू डू ऐप आपने नाम दिया था वही यहाँ पे है। हटाना चाहो तो हटा सकते हो, लेकिन हम लोग रहने देते हैं। यहाँ पे मैं कमेंट कर सकता हूँ, हैश से कमेंट स्टार्ट होता है। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, ये कोई जेसन फाइल नहीं है, तो यहाँ पे इक्वल टू आता है, ठीक है, कॉलन नहीं आता। और जो भी आप वैल्यू देते हो वो वैल्यू भी डबल कोट में, सिंगल कोट में नहीं आती, डायरेक्टली आप वैल्यू लिखते हो। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद होनी चाहिए। अब हम लोग सिंपली जाते हैं और यहाँ पे पोस्टग्रेस मैं लिख देता हूँ, पोस्टग्रेस कनेक्शन, ताकि ये कमेंट डाल देते हैं ताकि हमको याद रहे, ठीक है। ये पोस्टग्रेस का कनेक्शन का कोड है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं पोस्टग्रेस से कनेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैं जैसा लिख रहा हूँ एज इट इज़ लिखिएगा। यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ एज इट इज़ लिखना है आपको, कुछ भी खुद से लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें स्प्रिंग के डॉक्यूमेंटेशन में मेंशन होती है, वहीं से उठाई है मैंने, तो खुद से अपने मन से हम लोग नहीं लिख सकते हैं, दैट्स ऑल। तो पहली प्रॉपर्टी हम लोग डिफाइन करते हैं, स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट यूज़र नेम। हमारे डेटाबेस का यूज़र नेम था पोस्टग्रेस, अगर आपको याद हो तो। फिर आता है स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट पासवर्ड, पासवर्ड मैंने दिया था रूट, ठीक है। और थर्ड प्रॉपर्टी है स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट URL, यानी कि हमारा जो होस्ट है, होस्ट का URL। कहीं तो डेटाबेस एक्सिस्ट करता है ना, कहाँ एक्सिस्ट करता है, हमारे लिए हमारा डेटाबेस एक्सिस्ट करता है। हमको इस तरीके से लिखना है, जैसा मैं लिख रहा हूँ वैसे ही लिखिएगा। JDBC जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी कॉलन POSTGRESQL पोस्टग्रेसql कॉलन लोकल होस्ट में चल रहा है, तो लोकल होस्ट कॉलन 5433 पे चल रहा है हमारा टू डू एप्लीकेशन। मेरा बेसिकली जो पोस्टग्रेसql है वो 33 पे चल रहा है, 5433। आपके लिए जो आपका पोर्ट नंबर वहाँ दिखा रहा था वो लिखिएगा, यहाँ पे 5433 मत लिख दीजिएगा। अगर तुक्का ही मारना है तो 5432 लिख दीजिएगा, क्योंकि वो डिफ़ॉल्ट होता है। तो 5433 हो गया। उसके बाद में आते हैं हमारी एप्लीकेशन का, या डेटाबेस का क्या नाम था, हमारे डेटाबेस का नाम था to_gig24। तो ये हमने कर दिया है। इतनी चीज़ करने से ही हमारा जो डेटाबेस है वो कनेक्ट हो जाएगा स्प्रिंग बूट से। लेकिन इतना ही नहीं, हमको कुछ और कॉन्फ़िगरेशन भी करनी है। आपको याद होगा मैंने बात की थी JPA की, तो हमको उनके लिए भी कुछ कॉन्फ़िगरेशन यहीं पे करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे कमेंट डालता हूँ सिंपल सा, मैं बोलता हूँ JPA/Hibernate, HI को छोटा कर देते हैं, हाइबरनेट, ठीक है। स्प्रिंग डेटा JPA और हाइबरनेट की कॉन्फ़िगरेशन हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। तो जैसा मैं लिख रहा हूँ वैसा एज इट इज़ कॉपी करना है, क्योंकि यही की और यही वैल्यू होनी चाहिए। अगर कुछ भी और एक्स्ट्रा लिख दोगे तो फिर गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं स्प्रिंग डॉट JPA, बेसिकली स्प्रिंग डॉट JPA डॉट हाइबरनेट डॉट DDL ऑटो इक्वल टू अपडेट हम लोग देंगे। पहली ये है, बताते हैं क्या होता है ये। उसके बाद है स्प्रिंग डॉट JPA डॉट शो SQL को मैं कर देता हूँ ट्रू, इसको भी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तीसरी प्रॉपर्टी देते हैं स्प्रिंग डॉट JPA डॉट प्रॉपर्टीज़ डॉट हाइबरनेट डॉट फॉर्मेट SQL इज़ इक्वल्स टू, हम लोग इसको भी कर देते हैं ट्रू। एंड फाइनली एक और कॉन्फ़िगरेशन लाइन है, दैट इज़ स्प्रिंग डॉट JPA डॉट डेटाबेस प्लेटफॉर्म
इज़ इक्वल्स टू, हम लोग प्लेटफॉर्म डिफाइन कर रहे हैं तो एज इट इज़ लिखना है org.hibernate.dialect डायलेक्ट.p कैपिटल पोस्ट ग्रेस TIALECT डायलेक्ट। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये वाली जो लाइन है यहाँ पे जैसा मैंने लिखा है वैसे ही आपको लिखना है। ऑर्ग का अगर ओ छोटा है तो और ओ छोटा ही होगा, हाइबरनेट की जो स्पेलिंग है वही होगी, डायलेक्ट जो यहाँ पे लिखा है वो डायलेक्ट ही होगा। पोस्टग्रेस में अगर पी कैपिटल लिखा है, SQL बड़ा लिखा है और डी बड़ा लिखा है तो एज इट इज़ लिखना है। ये बेसिकली हमारी 4 प्रॉपर्टीज़ हैं हाइबरनेट और JPA के लिए, और ये 3 प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए। डेटाबेस से कनेक्ट करने वाली प्रॉपर्टीज़ तो आई थिंक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, आपको पता चल ही गया होगा। अब यहाँ पे हम लोग जल्दी से बात कर लेते हैं JPA और हाइबरनेट की डिपेंडेंसीज़ की। यहाँ पे पहली प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, स्प्रिंग JPA हाइबरनेट डॉट DDL ऑटो। इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पे बहुत सारे और भी ऑप्शंस हैं। अगर मैं कंट्रोल स्पेस दबाऊंगा तो मुझे और ऑप्शंस मिलेंगे। एक है अपडेट, क्रिएट, नन, क्रिएट ड्रॉप, क्रिएट ओनली, ड्रॉप, ट्रंकेट, वैलिड। एक एक करके बात करते हैं। अपडेट का मतलब ये होता है कि अपडेट द स्कीमा इफ़ नेसेसरी, यानी कि अगर आपने डेटाबेस कनेक्ट कर दिया और हमने हमारी टू डू एप्लीकेशन मान लो पूरी कंप्लीट कर लिया, ठीक है, आप अब हमारे यूज़र जो है बेसिकली अब वो टू डू बना सकता है। टू डू बना सकता है का मतलब हमारा यूज़र बेसिकली अब एक टास्क क्रिएट कर सकता है, डिस्क्रिप्शन दे सकता है, उसको सेव करा देगा डेटाबेस में। अब मान लो कि हमारा जो डेटाबेस है, जो हमारा स्कीमा है वो चेंज हो गया। कल को मैं बोल रहा हूँ कि टाइटल और डिस्क्रिप्शन के साथ में कुछ और फील्ड भी सेव करानी है उस टेबल में, किसी भी टेबल में। एक टेबल हम लोग बनाएंगे, उसमें मान लो और भी कुछ ऐड कराना है। तो जब टेबल अपडेट होगा, जब स्कीमा अपडेट होगा, तब कैसे बिहेव करेगा हमारा स्प्रिंग बूट ऐप? तो अपडेट का सिंपल सा मतलब यही है कि अगर स्कीमा अपडेट करने की ज़रूरत है तो अपडेट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। क्रिएट का मतलब ये है कि हर बार जब भी हम लोग स्प्रिंग बूट की एप्लीकेशन को रन करेंगे, स्प्रिंग बूट की एप्लीकेशन थोड़ी देर पहले रन की थी, बंद कर दी, वापस से अगर मैं रन करूँगा, क्रिएट का मतलब ये होगा कि हर बार एक नया डेटाबेस टेबल बनाना, यानी सेम नाम से टेबल बनेगा। ऑफकोर्स कोड में जो हम लोग लिखेंगे उसी से टेबल बनेगा, लेकिन हर बार जो टेबल होगा वो शुरू से बनेगा, जो स्कीमा होगा वो शुरू से बनेगा और पुराना डेटा डिलीट हो जाएगा। एक है नन, तो ये डिसेबल कर देता है DDL हैंडलिंग, यानी कि अब यूज़र अपना खुद का देख लेगा। डेटाबेस में अगर कुछ अपडेट करना है, टेबल में स्कीमा अपडेट करना है, खुद से अपडेट करो, पोस्टग्रेस में जाके कर लो। तो ये हम लोग नहीं करेंगे। क्रिएट ड्रॉप, इसका मतलब होता है कि पहले क्रिएट करो एंड देन ड्रॉप दी स्कीमा एट दी एंड ऑफ दी सेशन, यानी कि हम लोग टेबल क्रिएट कर देंगे, लेकिन अगर आपका सर्वर बंद हो रहा है, स्प्रिंग बूट बंद हो रहा है, तो बंद होने से पहले ड्रॉप करके जाना। यानी कि जितना आपको काम करना है कर लो, डेटाबेस में जो सेव करना है कर लो। मैं जब बंद होऊंगा, स्प्रिंग बूट जब बंद होगा तो सब कुछ ड्रॉप करके जाएगा, टेबल को डिस्ट्रॉय करके जाएगा, डेटा हट जाएगा। लेकिन हम लोग यूज़ करते हैं जनरली अपडेट, यानी कि अगर कुछ अपडेट की रिक्वायरमेंट है डेटाबेस के अंदर, स्प्रिंग खुद से देख लेगा और अपडेट कर देगा। उसके बाद आते हैं हम लोग शो SQL। मैंने आपको बोला था हमारे लिए कोई SQL लिखेगा, हम लोग SQL अब नहीं लिखेंगे। कौन लिखेगा? हाइबरनेट हमारे लिए SQL लिखेगा, ठीक है। क्या हम लोग उस SQL को देखना चाहते हैं? यस, हम लोग देखना चाहते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे फॉल्स कर देंगे या फिर इस प्रॉपर्टी को डिफाइन नहीं करेंगे तो नहीं दिखेगा, लेकिन क्योंकि हम लोग अभी सीख रहे हैं तो इसको ट्रू कर दिया है, ताकि हम लोग जो भी हाइबरनेट हमारे लिए SQL लिख रहा है उसको हम लोग देख पाएँ, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को क्या चाहिए? जो हाइबरनेट क्यूरी लिख रहा है, SQL जो लिख रहा है उसको फॉर्मेट करके दिखाएगा, तो इसलिए बस यहाँ पे फॉर्मेट ट्रू करा है। यानी अगर आप फॉर्मेटिंग ट्रू नहीं करोगे तो वो गंदा सा दिखेगा, वहाँ पे समझ में नहीं आएगा, तो यहाँ पे फॉर्मेटिंग ट्रू कर दिया है, दैट्स ऑल। एक और चीज़ यहाँ पे मेंशन करिए जो कि मैंडेटरी नहीं है। अगर आप स्प्रिंग बूट को अभी स्टार्ट करोगे तो स्प्रिंग बूट भी एक लॉग देगा कि ये डालना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, स्प्रिंग बूट खुद से ही देख लेगा। JPA जो है वो खुद से ही जनरली वो देख लेता है कि हमको कौन सा डेटाबेस हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी ये मेंशन करना ठीक रहता है। ये लाइन बेसिकली हाइबरनेट को बताने के लिए होती है कि जो भी SQL आप लिख रहे हो वो SQL आप पोस्टग्रेस के लिए लिखिएगा। ऐसा नहीं हो कि पहले आपने सारी SQL लिख दी और बाद में पता चला कि MySQL की SQL लिख दी जो कि पोस्टग्रेस में नहीं चल रही, क्योंकि जितने भी डेटाबेसेस हमारे पास में सबका डायलेक्ट थोड़ा थोड़ा अलग होता है। यानी कि SQL का जो MySQL है उसका SQL थोड़ा अलग होगा, PostgreSQL का SQL थोड़ा अलग होता है, Oracle का जो डेटाबेस है उसका जो SQL आप लिखोगे वो थोड़ा सा अलग होता है। तो इसी तरीके से पोस्टग्रेस का SQL हम लोगों ने डिफाइन कर दिया कि जो भी SQL क्यूरी लिख रहे हो वो पोस्टग्रेस के लिए ही लिखना है, ऐसा ना हो कि किसी और के लिए आप लिख दो। लेकिन जैसा मैंने बोला ये अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग मेंशन कर देना चाहिए, इट्स अ गुड हैबिट आई थिंक। तो इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको एक बार रन कर सकते हैं। अगर सब कुछ सही से रन हो गया, मतलब हमारा कनेक्शन बन गया है, इस एप्लीकेशन का कनेक्शन बन गया है हमारे इस डेटाबेस से, लेट्स सी, फिंगर्स क्रॉस्ड, एंड हम लोग क्लिक करते हैं रन पे, लेट्स सी क्या होता है। तो पोर्ट जो है वो 80 पे चल गया है और मुझे कुछ ज़्यादा
यहाँ पे चीज़ें दिख नहीं रही हैं फ़िलहाल। हमारा डेटाबेस का कनेक्शन नहीं हुआ, अगर हुआ होता तो यहाँ पे कुछ लॉग प्रिंट होता, ठीक है। हिकारी पूल करके कुछ एक लिखा हुआ आता जिससे हमको पता चल जाता कि हमारा डेटाबेस जो है वो, मैं दिखाता हूँ आपको कैसे होगा। क्यों नहीं हुआ कनेक्ट वो पहले देख लेते हैं, और क्यों कनेक्ट नहीं हुआ मुझे पता है। हमारे पास में जो पॉम था, प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल था, उसमें से JPA तो निकाल ही दिया, और JPA ही तो कनेक्शन करता है। हमने डिपेंडेंसी डाली थी, 4 ही डिपेंडेंसी गिन के डाली थी। हमने स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब डाला था, हमने पोस्टग्रेसक्यूएल डाला था, लॉम्बॉक डाला था, और एक डाला था JPA। भले ही हमारे पास में पोस्टग्रेस का ड्राइवर पड़ा है, लेकिन हमारा जो कनेक्शन करेगा वो JPA ही करेगा। अनकमेंट करने के बाद में आपको इस मैवन वाले बटन पे क्लिक करना है ताकि हमारा प्रोजेक्ट सिंक हो जाए, और वापस से मैवन ये बता दे स्प्रिंग बूट को कि देखो यहाँ पे अब स्प्रिंग डेटा JPA का रिक्वायरमेंट है। सिंक हो गया, सब कुछ चल गया, सब कुछ कॉन्फ़िगर हो गया है। अब मैं यहाँ पे रीरन वाले बटन पे क्लिक करता हूँ। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको जब भी स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन रन करना है, आप पुराने वाले इंस्टेंस को या तो पहले क्लोज़ करो या फिर इस रीरन वाले बटन को दबाओ, ठीक है। इंटेलिजे में ईजी है, इंटेलिजे में सिर्फ रीरन का बटन है। आई थिंक इक्लिप्स में ये इशू होता था जब मैं डायरेक्टली रन कर देता था और पहले का जो एक पोर्ट है वो 8080 पे चल रहा होता था, जिसकी वजह से इशू होता था। लेकिन ठीक है, यहाँ पे हमारे पास में रीरन है। ये बोल रहा है स्टॉप एंड रीरन, आप इसको शायद ये भी टिक कर सकते हो अगर आप चाहो तो, कि बार बार ये ना पूछे और हर बार यही करे। तो स्टॉप करके रीरन जब हम लोग करेंगे तो अब देखिए लॉग्स थोड़े ज़्यादा प्रिंट हो रहे हैं और हमको कुछ एक एरर जैसा मिल रहा है। तो ये बोल रहा है कि हमारा डेटाबेस जो है वो कनेक्ट नहीं हुआ, या तो डेटाबेस एक्सेस नहीं करता। लेट्स सी कि ऐसा क्यों बोल रहा है। तो इशू यहाँ पे मुझे मिल गया है। इशू बेसिकली ये है कि हमने यहाँ पे गलत जो URL है वो लिख दिया है। लोकल होस्ट से पहले हमको डबल स्लैश लगाने होते हैं। अगर आप ये डबल स्लैश भूल गए हो, आप भी ऑफकोर्स भूल गए होंगे, एक बार रीस्टार्ट कर लेना, आपका जो पोस्टग्रेस है वो कनेक्ट हो जाएगा। तो अब देखते हैं कनेक्ट होता है कि नहीं। तो हाँ, बिल्कुल कनेक्ट हो गया है। तो कहाँ पे हमको दिखेगा पोस्टग्रेसक्यूएल कनेक्ट हो गया है। आप देखिए यहाँ पे हमको कुछ एक डेटाबेस का इन्फॉर्मेशन दिख रहा है, यानी कि हमारा जो JDBC है उसने डेटाबेस से कनेक्ट कर दिया है डेटाबेस ड्राइवर, ठीक है। अननोन बोल रहा है, कोई बात नहीं। डेटाबेस का वर्जन जो है 17.2 है, वही हमारे डेटाबेस का वर्जन था 17, और जो हमारा एप्लीकेशन है वो 8080 पे सही से रन हो गया है। दैट्स ऑल आई थिंक। हिकारी पूल, मैं जो आपको बोल रहा था, हिकारी पूल स्टार्टेड और स्टार्ट कंप्लीट, ये बेसिकली ये लाइन जो प्रिंट हो रही है ये बोल रही है एडिट कनेक्शन ऑर्ग डॉट पोस्टग्रेसक्यूएल, यानी कि पोस्टग्रेस से अब कनेक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। सो नाउ फाइनली हमारा पोस्टग्रेस के साथ में कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने स्प्रिंग बूट को पोस्टग्रेसक्यूएल डेटाबेस के साथ में कर दिया है कनेक्ट। लेकिन एक जनरल आइडिया के लिए मैं आपको बता दूं, हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, और हम लोग सारी चीज़ें इन्वायरमेंट वेरिएबल से उठाते हैं इन प्रोडक्शन ग्रेड एप्लीकेशंस। लेकिन अभी के लिए ठीक है, इन दोनों चीज़ों को क्लोज़ करते हैं। हमारी एप्लीकेशन रन कर रही है, इसको रन करने देते हैं, और हम लोग जाते हैं अब हमारे मेन क्लास के अंदर। मेन में हमको एक चीज़ दिखेगी, दैट इज़ जावा। अभी तक हमने रिसोर्स के एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज़ पे काम किया और हमने देख लिया एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। इसको बंद कर देते हैं। अब हम लोगों को जाना है जावा कोड में। फाइनली जावा कोड स्टार्ट करने वाले हम लोग। जावा के अंदर में आपको एक ये पैकेज दिखेगा com.gig24, यही पैकेज का नाम हमने दिया था, वही पैकेज आपको यहाँ दिखेगा। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो भी हमारा स्प्रिंग बूट है, जो हमारा फ्रेमवर्क है, वो इस पैकेज के अंदर ही जावा के कोड को डिटेक्ट करके रन करेगा। अगर आप स्प्रिंग बूट का कोड लिखना चाहते हो तो आपको इस पैकेज के अंदर लिखना होगा, दैट्स ऑल। अगर आपका एप्लीकेशन बहुत बड़ा है तो आप इस com.gig24 के अंदर कई सारे पैकेजेस, सब पैकेजेस बना सकते हो, लेकिन इसके बाहर कुछ भी आप नहीं करोगे। अगर आप डायरेक्टली जावा फोल्डर के अंदर एक नया पैकेज बना के रन करने की कोशिश करोगे तो वो एक जावा क्लास तो शायद रन हो जाएगी, लेकिन स्प्रिंग बूट का कोड रन नहीं होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये चीज़ बिगनर्स को काफ़ी ज़्यादा परेशान करती है। स्पेशली मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती थी जब मैं स्टार्टिंग में स्प्रिंग बूट सीख रहा था। मैं बाहर में कोड लिख देता था और फिर सोचता था कोड क्यों नहीं चल रहा। इसके अंदर में हम लोगों को अभी के लिए स्प्रिंग बूट ने स्टार्टिंग में एक क्लास दे के रखी है, इसको देख लेते हैं। ये है टू डू एप्लीकेशन। अब यहाँ पर जो कोड लिखा हुआ है, ये कोड थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, लेकिन मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। मैं अगर यहाँ से ये चीज़ हटा दूँ, Ctrl+X, और ये चीज़ हटा दूँ, तो आप देखिए ये तो क्या है, ये सिंपल सा एक पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है। ये तो हमने काफ़ी बार देखा है। एक एनोटेशन यहाँ पे ऐड किया है, स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। ये बता रहा है बेसिकली कि ये एक स्प्रिंग का एप्लीकेशन है, क्योंकि जावा एप्लीकेशन और स्प्रिंग एप्लीकेशन में कोई तो डिफरेंस होगा। स्प्रिंग फ्रेमवर्क को इंजेक्ट तो कराना पड़ेगा। तो ये एनोटेशन हमारी मेन क्लास पे लगा हुआ है, हमारे मेन एप्लीकेशन में लगा हुआ है, और बोल रहा है कि ये एक स्प्रिंग का एप्लीकेशन है, ये कोई नॉर्मल क्लास नहीं है। और दूसरा, स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन को हम लोग यहाँ पे रन कर रहे हैं डायरेक्टली। ये बेसिकली हम लोग
एक तरीके से आप बोल सकते हो कि स्पिन अप कर रहे हैं स्प्रिंग बूट के एप्लीकेशन को। दैट्स ऑल। इसके बाद हम लोग इस क्लास को बंद कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग जनरली कुछ चेंज नहीं करते हैं, हम लोग हमारे प्रोजेक्ट को डिस्कस करते हैं और अब आई थिंक स्टार्ट कर देना चाहिए, काफ़ी टाइम हो चुका है।